हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल के स्टडी विद एजीएस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे, 3 वीडियो हमने बनाया था उस पर। आज अध्याय 2 पढ़ाएंगे, जो कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन हमने पिछले अध्याय में जो वीडियो बनाया था वो वीडियो हमने पूरा कर दिया। पार्ट 3 था उसका, 3 वीडियो बना था, आप उसको जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। अब हम अगला अध्याय चालू करते हैं, जो कि है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इसमें सबसे पहले आती है पुष्प की संरचना। आप लोग इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे पुष्प की संरचना। सबसे पहले आप पुष्प का एक चित्र बनाइएगा। उसमें चित्र बनाने के बाद एक सुंदर सा, उसके बाद लिखिएगा। उसमें आप पुष्प की संरचना में ऐसे लिखिएगा कि पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। सबसे पहले क्या, पुमंग और जायांग। क्या, पुमंग और जायांग, बाह्य दल पुंज और दल पुंज। बाह्य दल पुंज जो होता है वो हरे रंग का होता है। बाह्य दल पुंज जो होता है वो हरे रंग का होता है, और दल पुंज जो होता है वो कलरफुल होता है। इसके बाद आते हैं एक पुष्प में, फिर उसके बाद आता है पुमंग। पुमंग में क्या होता है कि पुमंग में बहुत सारे पुमंग रहते हैं। अगर एक की बात कही जाए तो उसे हम पुंकेसर कहेंगे। क्या, अगर एक की बात कही जाए तो उसे सिर्फ हम पुंकेसर कहेंगे, मतलब स्टेमन कहेंगे। अगर इसके बाद अगला देखा जाए तो ये परागकोश होते हैं। क्या, पुमंग से ही जुड़े परागकोश होते हैं। तो परागकोश में क्या होता है, परागकण होते हैं, जिसे क्या पॉलन ग्रेन कहते हैं। देखो, इसमें जो पॉलन ग्रेन होता है वही हमारा क्या होता है, नर युग्मक। अब जो ये नर युग्मक है, ये अब इसको हम आगे बताएंगे कैसे कहाँ जाता है मूव करके, कैसे इसका स्फुटन होता है, कैसे नहीं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तब इसके बाद आता है, इसमें एक पाया जाता है बीजाणु पाया जाता है, जिसे ओव्यूल कहते हैं। अब ये ओव्यूल के बाद इसमें पाया जाता है वर्तिकाग्र पाया जाता है। वर्तिकाग्र पर वर्तिका पाई जाती है। इसमें फिर आता है अंडाशय, जो इसे ओवरी कहते हैं। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, जायांग होते हैं। अगर हम एक की बात कहें तो इसे स्त्री केसर कहते हैं। क्या, स्त्री केसर कहते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। देखो, इसमें एक बात और है कि ये जो देखो बीज से जो निकला है, इसे हम क्या कहेंगे, ये देखो ये जो बीज से है इसको हम पराग नलिका कहेंगे। क्या, पराग नलिका मतलब पॉलन ट्यूब कहेंगे। अगर कोई इसे परागकण का स्फुटन हो रहा है, क्या परागकण का जैसे स्फुटन हो रहा है, तो ये अगर यहाँ पर इसका स्फुटन हो गया तो ये स्फुटन करके कहाँ जाएगा, ये स्फुटन करके आएगा हमारे कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर। ये वर्तिकाग्र पर आएगा। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, जब परागकण परागकोश से निकलकर, क्या, जब परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचे रहते हैं तो इसे क्या कहेंगे, परागण। क्या कहेंगे इसे, परागण। तो अब अगला देखते हैं हम इसको, परागण क्या होता है, स्वपरागण, परपरागण क्या होता है, इसी को हम आगे चर्चा करेंगे। तो अगला देखते हैं कि आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और चित्र बना लीजिए, बढ़िया डायग्राम बना लीजिए। स्क्रीनशॉट किए। इसमें देखो सबसे बड़ी इसमें एक हेडिंग 2 पॉइंट और आते हैं। इसे होता है ना कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज। अब ये क्या होते हैं, सहायक चक्र। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि भाई सहायक चक्र क्या है और आवश्यक चक्र क्या है। तो सहायक चक्र उसे कहते हैं जिसे देखो जो बाह्य दलपुंज होता है और दलपुंज होता है, इसे हम क्या कहेंगे, सहायक चक्र। लेकिन अगर आवश्यक चक्र की हम बात करें तो क्या होता है, आवश्यक चक्र जैसे होते हैं पुमंग होते हैं और जायांग होते हैं। ये 2 हेडिंग आप एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। अगर आप इसको याद करेंगे, याद रहेगा तो बहुत काम में आएगा। जैसे कि कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि पूछ लिया जाता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड के पेपर में जो 1 नंबर का आता है उसमें भी पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताओ सहायक चक्र किसे कहते हैं। अगर आपको मालूम होगा तभी बता पाएंगे कि सहायक चक्र किसे कहते हैं। सहायक चक्र मतलब बाह्य दलपुंज और दलपुंज को क्या कहते हैं, सहायक चक्र। अगर हम आवश्यक चक्र की बात कहें तो आवश्यक चक्र होता है पुमंग और जायांग, ये 2 होते हैं। बस आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं हम। देखो, इसके पहले हमने पढ़ाया था जो इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी पॉलन, जो पॉलन ग्रेन है मतलब परागकण है, उसमें जो आते हैं परागकोश से जो परागकण निकलते हैं वो पढ़ेंगे हम। देखो, अगर हम अब भी बात करें तो हमने क्या कहा भाई, अगर कोई बोल दिया कि भाई ये बताओ
पुष्प की संरचना आप करो। क्या पुष्प की संरचना आप कर पाएंगे? देखो अभी तक हमने डायग्राम बनाया था, लेकिन अब क्या हम देखो एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, अगर नहीं समझ आया होगा। देखो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं ऐसे। क्या एक छोटा सा चित्र हम ऐसे पुष्प की बना लेते हैं। तो ये क्या होता है, एक छोटा सा चित्र है ये। अब हमने क्या बताया कि एक पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। क्या एक पुष्प के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 4 भाग। हमने क्या बताया था? पुमंग, जायांग, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ये तो याद ही होगा। देखो भाई अब ये क्या है कि अब हमने क्या बताया कि ये क्या है, ये हमारा क्या है, दलपुंज है। क्या है? दलपुंज। अब ये दलपुंज है। अब इसको अगर हम बात कहेंगे तो सिर्फ दल की अगर बात कहेंगे, इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? सेपल। अगर हम दलपुंज को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कोरोला। क्या? कोरोला। फिर उसके बाद आता है ये क्या है हमारा, ये बाह्य दलपुंज है। क्या? बाह्य दलपुंज है। बाह्य दलपुंज है। देखो एक एक हेडिंग समझो एकदम ध्यान से। अब इसे इंग्लिश में कहें कैलेक्स। क्या? कैलेक्स। अगर हम एक की बात कहें जैसे बाह्य दलपुंज, एक होता है बाह्य दल। क्या? बाह्य दल होता है। अब इसी के नीचे लिखेंगे ना बाह्य दल। अगर इंग्लिश में इसका बात करें तो पेटल होता है। क्या? पेटल। सॉरी यहां हमने गलती कर दिया, ये सेपल होता है और ये क्या होता है? पेटल होता है। ये क्या होता है? पेटल। पेटल। तो अब क्या है कि भाई हमने क्या बताया कि एक पुष्प की संरचना हम पढ़ रहे हैं, तो पुष्प का पहले हम चित्र बनाएंगे ऐसा छोटा सा। तो उसमें लिखेंगे कि एक पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। क्या? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग। इसको हम क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। क्या? पुमंग। और जायांग। ये क्या होता है भाई? जायांग है ये। क्या है? जायांग। तो भाई एक पुष्प के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 4। क्या बताया? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब ये पुमंग है। अब इसमें ये क्या है? पुमंग। इसको हम पुमंग कहेंगे। अगर एक की देखो एक पुष्प में बहुत सारे पुमंग होते हैं। क्या? एक पुष्प में बहुत सारे पुमंग होते हैं। लेकिन अगर हम फिलहाल एक की बात करें तो एक को हम क्या कहेंगे? पुंकेसर। क्या? पुंकेसर। देखो ये एक की बात हो रही है, पुंकेसर एक है, पुमंग बहुत सारे हैं। एक पुष्प में बहुत सारे पुमंग होते हैं। लेकिन अगर जनरली हम एक पर बात करें, अगर एक पर चर्चा करें तो उसे हम क्या? पुंकेसर कहते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें जायांग, तो जायांग भी बहुत होते हैं। अब भाई एक पुष्प में के बहुत जायांग होते हैं। तो अगर एक की बात कही जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? स्त्री केसर कहेंगे। क्या? स्त्री केसर कहेंगे। ये आपको मालूम हुआ भाई। अब बात आती है कि अब ये क्या है। अभी तक हमने बताया कि पुमंग है ये, लेकिन अब इसको क्या कहेंगे? अब इसको कहेंगे परागकोश। क्या? परागकोश। यहां से यहां तक क्या कहेंगे इसको? परागकोश। क्या? परागकोश। इसको परागकोश कहेंगे। अब परागकोश में क्या होता है? अब इस परागकोश में बहुत सारे क्या होते हैं? परागकण होते हैं। क्या? परागकण होते हैं। ये क्या है? परागकण है। अब यही परागकण क्या होते हैं? नर युग्मक। हमने बताया ना कि यही पराग क्या होते हैं? नर युग्मक। अब नर युग्मक कहाँ जाएगा भाई? अब जब नर युग्मक है ये जाएगा मादा युग्मक के पास। ये तो आपको मालूम है कि नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाता है और मादा युग्मक नर युग्मक के पास जाता है। जाते हैं कि नहीं? तो इतना हो गया। देखो
अब आता है कि अब ये परागकण भाई परागकोश हो गया। परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण। और इसी को हम क्या कहेंगे? नर युग्मक। क्या? इसी को हम नर युग्मक कहेंगे। अब ये क्या होता है कि अब इसमें नर युग्मक है, यही है। अब इसमें एक पाया जाता है, ये क्या है तो भाई ये हमारा ओव्यूल है। क्या? ओव्यूल मतलब बीजाणु। क्या है? बीजाणु। तो अब ये बीजाणु है, तब अब इस बीजाणु में क्या पाया जाता है भाई? अंड कोशिका पाई जाती है। क्या? अंड कोशिका पाई जाती है। अब यही अंड कोशिका मतलब एक सेल इसे कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक सेल। अब ये अंड कोशिका क्या कहलाती है? मादा युग्मक। क्या? मादा युग्मक कहलाती है। अब तो भाई अभी हमने क्या बताया कि नर युग्मक जो होते हैं वो मादा युग्मक के पास आते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि मादा युग्मक यहाँ है, तो अब नर युग्मक आएगा। अब ये परागकण है, क्योंकि परागकण क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। तब अब ये नर युग्मक कैसे आएगा हमको वो देखना है। तब अब ये क्या है? ये हमारा, इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या? वर्तिकाग्र। भाई वर्तिकाग्र है। अब इसको हम क्या कहेंगे? यहां से यहां तक वर्तिका है। क्या है? वर्तिका। वर्तिका है। अब ये वर्तिका है, तो अब इसमें वर्तिका, अब इसमें क्या होता है कि भाई अब जब परागकण, ये परागकण का क्या होता है? स्फुटन। जब परागकण का स्फुटन होता है तो परागकण का स्फुटन होने के बाद ये परागकण पहुंचते हैं कहाँ पर? वर्तिकाग्र पर। ये वर्तिकाग्र पर। अब जब वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो पहुंचते ही ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते ही क्या बनाते हैं? पराग नलिका बनाते हैं। क्या? देखो एक बात हमेशा याद रखना, पराग नलिका हमेशा बनी नहीं रहती है। अब देखो ये पहले पराग नलिका हम बना दे रहे हैं। ये जो पराग नलिका हम बना रहे हैं, ये पराग नलिका इस पुष्प में हमेशा नहीं बनी रहती है। ये जब परागकण आता है, क्या? जब ये परागकोश से परागकण, जब परागकोश का स्फुटन होता है, परागकण जब चलकर वर्तिकाग्र पर आते हैं, जैसे वर्तिकाग्र पर परागकण आते हैं, वैसे ही वर्तिकाग्र ये आदेश देता है कि भाई अब तुरंत ही पराग नलिका बनाई जाए। क्या? तुरंत ही पराग नलिका बनाई जाए। तब पराग नलिका तुरंत बनकर तैयार हो जाता है। अब उस पराग नलिका के सहारे ये परागकण आते हैं। क्या? आते हैं। आते ही इससे क्या करते हैं? फ्यूज कर लेते हैं। तो अब परागकण चूंकि क्या होते हैं? नर युग्मक। अब ये अंड कोशिका है ही, अंड कोशिका क्या होते हैं? मादा युग्मक। तो अब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक युग्मनक बनाते हैं। और युग्मनक धीरे धीरे विकसित होकर नया पौधा बनाता है। जायगोट बनाते हैं, सॉरी जायगोट बनाते हैं। तो जायगोट क्या होता है? धीरे धीरे विकसित होकर नया पौधा बनाता है। तो अब अगला देखेंगे कि हमने पढ़ लिया अभी तक वर्तिकाग्र पढ़ लिया, वर्तिका पढ़ ली, और परागकोश के बारे में हमको मालूम हो गया, परागकण के बारे में भी, पुमंग क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है। अब इसको हमने क्या बताया? ये इसको क्या कहते हैं? बीजाणु। क्या? बीजाणु कहते हैं इसको। भाई बीजाणु है, इसे क्या इंग्लिश में कहते हैं? ओव्यूल। ओव्यूल कहते हैं। तो अब ये भाई हमने ये बताया कि अब ये बाह्य दल पुंज है, और इसे बाह्य दल सेपल, और ये बाह्य दल को कैलिक्स कहते हैं इंग्लिश में। अब दल पुंज को कोरेला कहते हैं, लेकिन दल को क्या कहेंगे? पेटल। ये अंड कोशिका है, मतलब क्या है? एक सेल। एक सेल, एक सेल है। पुंकेसर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टेमन। भाई इंग्लिश सबकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी आप जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने तो वहां पर इंग्लिश में टर्म ज्यादा आते हैं। पुमंग को क्या कहेंगे? एंड्रोसियम कहेंगे। क्या? एंड्रोसियम कहेंगे। अब परागकोश को क्या कहेंगे? एंथर कहेंगे। एंथर। पॉलन ग्रेन कहेंगे। परागकण को क्या कहेंगे? पॉलन ग्रेन कहेंगे। पॉलन ग्रेन कहेंगे। अब वर्तिकाग्र को क्या कहेंगे? स्टिग्मा कहेंगे। क्या? स्टिग्मा कहेंगे। और वर्तिका को क्या कहेंगे? स्टाइल कहेंगे। क्या? STYLE, स्टाइल कहेंगे। अब जायन को क्या कहेंगे? गायनोसियम कहेंगे। क्या? गायनोसियम। गायनोसियम। अब ये हो गया एक सेल। अब इसमें कुछ बच रहा है?
हमारे अंदाज से कुछ नहीं बच रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक को इसको हम क्या बोलेंगे, जायांग। लेकिन यहाँ से यहाँ तक को पूरा क्या कहेंगे, अंडाशय है। क्या है, अंडाशय है भाई। उसमें अंडाशय भी रहता है ना, उसको कहाँ भूले जा रहे हैं आप लोग। ये हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसको ये तो बीज का पार्ट है ना भाई, जिसकी बात ये बीजाणु है। अब बीजाणु कहाँ रहता है, अंडाशय के अंदर तो बीजाणु रहता है ना। तो अब इस पूरे को हम अंडाशय बोलेंगे, ओवरी बोलेंगे। तो अब हमने क्या बताया कि पुष्प की संरचना में आपको लिखना कैसे है। तो पुष्प की संरचना में आपको ऐसे लिखना है कि एक पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। मतलब 4 भाग होते हैं, कौन कौन से, पुमंग, जायांग, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। या पहले लिखना है बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। उसके बाद सबसे ऊपर वर्तिकाग्र पाई जाती है, वर्तिकाग्र। और पुष्प में ऐसे लिखना है कि पुष्प में वर्तिकाग्र पाई जाती है, उसके नीचे वर्तिका पाई जाती है। और वर्तिकाग्र से ही क्या होता है, वर्तिकाग्र से ही पराग नलिका निकलती है। क्या ये क्या है भाई, ये क्या है, पराग नलिका। ये क्या है, पराग नलिका है। ऐसे लिखना है कि वर्तिकाग्र से ही क्या निकलती है, पराग नलिका निकलती है, पॉलन ट्यूब। क्या वर्तिकाग्र से ही पराग नलिका निकलती है। वो पराग नलिका बीजाणु से जाकर जहां पर अंडकोशिका रहती है, जहां पर एक सेल रहती है, वहीं पर जाके ये खत्म होती है। तो जब परागकण जब पराग कोश से परागकण निकल कर वर्तिकाग्र पर आएंगे, और वर्तिकाग्र पर जैसे आएंगे वैसे ही वर्तिकाग्र पराग नलिका बनाता है। तो उन पराग नलिका के सहारे परागकण पराग नलिका से होते हुए अंडकोशिका के साथ फ्यूज करके या मिलकर आप जायगोट बनाते हैं, और उस जायगोट से एक नए पौधे का निर्माण होता है धीरे धीरे। तो अब क्या है इसमें कि उसके बाद लिखना है कि पुष्प में एक अंडाशय होता है, अंडाशय के भीतर क्या होता है, बीजाणु होते हैं। अब बीजाणु के अंदर क्या होता है, एक सेल होता है जिसे अंडकोशिका कहते हैं, और जिसे मादा युग्मक भी कहते हैं। अब जो लिखना, जो परागकण होते हैं वो नर युग्मक होते हैं और अंडकोशिका मादा युग्मक होती है। फिर उसके बाद लिखना है कि पुष्प में सहायक चक्र कौन कौन से और आवश्यक चक्र कौन कौन से हैं। तो लिखना है कि भाई नोट डाल के लिखना है कि सहायक चक्र बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं। क्या, सहायक चक्र बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं। लेकिन अगर आवश्यक चक्र की बात कही जाए तो भाई अगर आवश्यक चक्र की बात कही जाए तो उसे पुमंग और जायांग कहते हैं। जैसे देखो हमने क्या कहा कि भाई सहायक चक्र कौन कौन होते हैं। क्या, सहायक चक्र नेसेसरी साइकिल। तो सहायक चक्र क्या बताया कि बाह्य दलपुंज होते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं। ये 2 बताया हमने। देखो ये 2 आप बहुत जरूरी से भी जरूरी है कि इसको 2 नाम आपको याद करके चलना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये 2 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, और बोर्ड के पेपर में भी पूछते हैं कि बताओ, 1 नंबर में जाता नहीं टिक करने के लिए कि बताओ भाई सहायक चक्र और आवश्यक चक्र क्या है। कभी कभी परिभाषा भी दे देते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा सहायक चक्र बाह्य दलपुंज होते हैं और दलपुंज होते हैं। आवश्यक चक्र होते हैं, पुमंग होता है और क्या होता है, जायांग होता है। ये 2 होते हैं। तो इसको अगर आपको मालूम रहेगा तभी लिख पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको मालूम होगा। और बस इतना, पुष्प की संरचना में आपको सीधी नहीं लगना है, पुष्प की संरचना डालिएगा। अभी तक हमने जितना भी बताया आपको उतना ही लिखना है इसमें। क्या, अभी तक हमने जितना बताया सिर्फ आपको पुष्प की संरचना भी बन जाएगी, और पुष्प की संरचना बनने के बाद और सबसे पहले आप ये डालिएगा कि पहले पुष्प बनाइएगा, उसका चित्र। देखो चित्र बनाने का भी एक तरीका होता है। जैसे कि अब ये लाइनिंग आई है, क्या ये लाइनिंग आई है, तो एक दूसरे के बीच में जैसे अब हमको इस पर ऐसे कर दिए, क्या हो गया, ये खराब हो गया। इसको मान अगर एग्जामिनर देखेगा ना तो इसको आपको पूरा कट कर देगा। लेकिन देखो कभी भी एक दूसरे के ऊपर लाइनिंग जो होती है वो चढ़ी नहीं होनी चाहिए। क्या, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी होनी चाहिए। अगर क्रॉस हो गई तो एग्जामिनर आपको ये क्या कर देगा, काट देगा पूरा डायग्राम, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं हो पाएगा कि इसका ये इसका नाम है कि इसका नाम है। हाँ, तो आपको एक साफ सुंदर एक सुथरा सा अच्छा सा चित्र बनाना है, समझे, समझ गए भाई।
हो गया। तो आप सबसे पहले पुष्प का एक चित्र बनाइएगा अच्छा सा, उसके बाद संरचना करिएगा, उसके बाद तब डालिएगा पुष्प की संरचना हेडिंग नीचे। तब उसके बाद लिखिएगा कि एक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। क्या? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। फिर उसके बाद लिखना कि पुष्प में अंडाशय होता है, अंडाशय के भीतर बीजाणु होते हैं, उसके अंदर अंडकोशिका होती है जिसे मादा युग्मक कहते हैं। फिर लिखना कि पुष्प में बहुत सारे क्या होते हैं? पुमंग होते हैं। पुष्प में बहुत सारे पुमंग होते हैं। अगर एक की बात कही जाए तो पुंकेसर कहते हैं। और एक पुष्प में बहुत सारे जायांग होते हैं। अगर एक की बात कही जाए तो उसे स्त्री केसर कहते हैं। फिर लिखना कि पुष्प में पुमंग पाए जाते हैं। पुमंग के सबसे ऊपरी भाग में परागकोश पाया जाता है। तो परागकोश में परागकण का निर्माण होता है, परागकण होते हैं, उसी परागकण को हम नर युग्मक कहेंगे। फिर उसमें लिखना कि पुष्प में वर्तिकाग्र पाया जाता है, वर्तिकाग्र के नीचे वर्तिका पाई जाती है। फिर उसमें लिखना कि पुष्प में जब परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर आते हैं तो आते ही तुरंत वर्तिकाग्र ये आदेश दे देता है कि तुरंत एक पराग नलिका बनाई जाए। तो तुरंत ही एक पराग नलिका बनकर बीजाणु में प्रवेश करती है और उसी पराग नलिका के सहारे नर युग्मक मतलब परागकण आता है और अंड कोशिका मतलब मादा युग्मक के साथ फ्यूज करके एक नए पौधे का निर्माण करता है। इसी को कहते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जन्म। हमको यही पढ़ना है, तो इतना आप लिख लेंगे और नीचे पॉइंट बना के लिख लीजिए कि सहायक चक्र किसे कहते हैं। सहायक चक्र कौन कौन से होते हैं? हमने बताया कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज। और आवश्यक चक्र कौन कौन से होते हैं? पुमंग और जायांग। बस इतना लिखना है बस आपको। आशा करता हूँ आप सबकी समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट करके बढ़िया चित्र बना के उसके बाद नीचे पुष्प की संरचना डाल के और इसके अबाउट में जितना हमने बताया आपको इसके बारे में सोच कर लिखना है। बस आपको ध्यान से सुनना है और अपने माइंड को कंसिस्टेंसी बनाए रखते हुए और कंट्रोल करके आराम से सुनकर और इसको पूरा आपको अपने कॉपी पर लिखना है। तो हमको लगता है समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। इसके बारे में बहुत हमने बता दिया। तो ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो भाई, अब हमने पुष्प बनाया था तो पुष्प में क्या था कि उसमें हमने बताया था पुमंग। क्या? पुमंग। पुमंग कैसे होता है भाई? देखो ये क्या है? पुमंग है। तो अब ये पुमंग में अब इसको भाई क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे भाई बताओ? पुमंग कहेंगे। क्या? पुमंग कहेंगे। अब इस पुमंग में अब इसको हम क्या कहेंगे? पुंतंतु। क्या? पुंतंतु मतलब क्या होता है? फिलामेंट। क्या? फिलामेंट। फिलामेंट है। अब ये फिलामेंट है तो भाई अब ये क्या है? ये अभी हमने बताया था इतने को और इतने को कहेंगे परागकोश कहेंगे। क्या? परागकोश कहेंगे। तो परागकोश कहेंगे तो परागकोश। अब देखो हम एक उसको पुष्प का जो पुमंग था हम उसको काटे हैं। अब काट के इसको हम आगे बताते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, परागकण का कैसे निर्माण होता है। जनरली हमको यही पढ़ना है। तो अब ये परागकण कैसे निर्माण होता है तो हमको वो पढ़ना है। तो देखो अब ये परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। अगर हम इसको काटें, क्या? अगर इसको हम काटें और काट कर देखें तो जनरली इस प्रकार का चित्र बनता है कुछ ऐसे।
जनरली कुछ इस प्रकार का चित्र बनता है। फिर उसके बाद अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से और जूमिंग करें, क्या इसको अगर माइक्रोस्कोप से अगर हम और जूमिंग करें तो कुछ इस प्रकार का चित्र बनता है। देखो कुछ इस प्रकार का चित्र बनता है। क्या होता है कि कुछ इस प्रकार का चित्र बनता है। तो अब कुछ इस प्रकार का चित्र बनता है तो इसमें ऐसे होते हैं। अब ये क्या है भाई, अब इसको हम काट कर जूम करके देखें हैं तो अब इसमें क्या होता है, ये लघु बीजाणु ध्वनि है। क्या ये क्या है, लघु बीजाणु ध्वनि है। क्या है, लघु बीजाणु ध्वनि। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या कहेंगे इसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये लघु बीजाणु ध्वनि में ढेर सारे लघु बीजाणु का निर्माण होता है। क्या, ढेर सारे लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो अब ये लघु बीजाणु क्या है भाई, लघु बीजाणु उसी को कहते हैं क्या, परागकण जो होते हैं उसी को हम लघु बीजाणु कहें, चाहे परागकण कहें, चाहे नर युग्मक कहें। समझे भाई। लघु मतलब देखो एक बात हमेशा नोट कर लेना, देखो यहाँ पर बता दे रहे हैं, ये लघु मतलब क्या होता है, लघु हो गया और मतलब लघु मतलब छोटा, अब छोटा, अब इसे हम क्या कहेंगे, परागकण। क्या, परागकण, या इसी को क्या कहेंगे, नर युग्मक। माइक्रो कहेंगे, क्या इसको, माइक्रो या MICRO, माइक्रो। अगर मेगा नाम जुड़ जाए तो क्या, मेगा मतलब क्या होता है, दीर्घ। क्या, दीर्घ या बड़ा। और किसी का कहेंगे मादा युग्मक। क्या, मादा युग्मक, या कहेंगे अंड कोशिका। क्या, या कहेंगे अंड कोशिका। ये हमेशा ये इसको आपको नोट करके लिख लेना है। क्या, अंड कोशिका। तो आप इसको नोट करके लिख लीजिए। फिर अगला बताते हैं हम। हो गया। देखो अब इसको हम बोल दिए, तो अब लघु का मतलब आया क्या, लघु मतलब लघु बीजाणु का निर्माण होता है। क्या, किसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है, लघु बीजाणु ध्वनि में। तो लघु बीजाणु ध्वनि में क्या होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है, मतलब परागकण का निर्माण होता है, मतलब नर युग्मक का निर्माण होता है। तो आप लोग इतना समझ गए हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया कि इस परागकण पुष्प से हम पुमंग को निकाले, और पुमंग को निकालने के बाद जो परागकोश में परागकोश होता है उसको हमने कट किया। तो कट करने के बाद माइक्रोस्कोप से हमने देखा तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनी। क्या, कुछ इस प्रकार की संरचना बनी। तो फिर उसके बाद हमने इसको और माइक्रोस्कोप से देखा तो कुछ इस प्रकार की संरचना। देखो हमने अभी तक बताया कि जब हम उसको और जूम करके देखते हैं, क्या, माइक्रोस्कोप से जब हम इसको और जूम करके देखें तो कुछ इस प्रकार की संरचना हमें दिखाई देती है। तब इसमें क्या होता है, अब देखो इसमें क्या होता है कि भाई इसमें अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है। क्या, इसमें अधोस्तरीय। अब देखो यहीं से अब लघु बीजाणु जनन क्या होता है। अब हमको पढ़ना क्या है कि लघु बीजाणु जनन। अब लघु बीजाणु जनन, अब हमको पढ़ना क्या है, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, अब हमको यही पढ़ना है। तो अब इसमें क्या होता है, अब यही समझिएगा आप लोग।
इसमें क्या होता है, जब इसको हम और माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस तरीके के कुछ आकृति हमको दिखाई देती है। देखो जैसे हम बनाने चल रहे हैं तो लघु बीजाणु जनन अब यहीं से स्टार्ट होगा, अब यहीं से स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या परागकोश में, अब यही परागकोश, तो भाई इसको हम कहाँ से लिए हैं, परागकोश से लिए हैं ना। तो परागकोश में अब ये जितना अभी हमने वहां फिलामेंट बनाया था, उसके बाद हमने यहाँ और स्ट्रक्चर बनाया था, इसके बाद हम ये बनाए थे। अब फिर इसके बाद इसको और जूम करके देखें तो ये चित्र बना। तो अब इसके बाद और जूम करेंगे तो कुछ हमें दिखेगा, बस यही दिखेगा। तो अब इसमें क्या लिखेंगे कि परागकोश में अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है। क्या अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है। वो अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होती है और बड़ी होकर एक प्रप्रुषु कोशिका बनाती है। क्या एक प्रप्रुषु कोशिका बनाती है। देखो इसको हम मिटा देते हैं इसको, अब इसका हमारा कोई इंग्लिश नहीं है, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। देखो हमने क्या बताया अभी तक कि भाई क्या परागकोश में अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है। क्या ये अधोस्तरीय कोशिका, क्या अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है किसमें, परागकोश में। मतलब हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल। फिर उसके बाद ये अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होकर एक प्रप्रसु कोशिका बनाती है। क्या एक प्रप्रसु कोशिका बनाती है, प्रप्रसु कोशिका बनाती है। क्या एक प्रप्रसु कोशिका बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, आर्चीपोडल। क्या आर्चीपोडल सेल कहते हैं। तो अब ये जो कोशिका, देखो परागकोश में एक बड़ी कोशिका पाई जाती है, अधोस्तरीय कोशिका जिसे कहते हैं। अब ये आकार में बड़ी होकर एक कोशिका बनाते हैं जिसे प्राप्रसु कोशिका कहते हैं। अब प्राप्रसु कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है। कौन कौन सी, देखो क्या ये मतलब विभाजित होकर, कौन, प्राप्रसु कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है। कौन कौन सी, एक होता है कौन सा, प्राथमिक, क्या प्राथमिक द्वितीय कोशिका। क्या प्राथमिक द्वितीय कोशिका, प्राथमिक द्वितीय कोशिका। और दूसरा कौन सा होता है, प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका। क्या प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका। तो अब ये क्या होता है कि इसमें प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका होता है कि फिर उसके बाद प्राथमिक द्वितीय कोशिका विभाजित होकर तीन स्तर बनाती है। क्या अब ये विभाजित होकर तीन स्तर बनाती है। कौन कौन सी, एक होता है बाह्य स्तर। क्या एक बाह्य स्तर, दूसरा मध्य स्तर, तीसरा टेपिटम। क्या टेपिटम। अब मध्य स्तर 1 से 3 स्तरों का होता है। क्या 1 से 3 स्तरों का होता है, 1 से 3 स्तरों का होता है। देखो तो अब हमने क्या बताया कि भाई लघु बीजाणु जनन यहीं शुरू होगा। अब यहीं से आप समझिएगा अच्छे से। तो परागकोश में अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है। अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होकर एक कोशिका बनाती है जिसे क्या कहेंगे, प्राप्रसु कोशिका। प्राप्रसु कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है, एक प्राथमिक द्वितीय कोशिका और दूसरा प्राथमिक पुंग बीजाणु जनन कोशिका। अब प्राथमिक द्वितीय कोशिका विभाजित होकर तीन कोशिका बनाती है, एक बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। देखो अब ये विभाजित होकर तीन कोशिका बनाई ना। देखो पहले इसको हम चित्र बना लेते हैं ऐसे।
देखो आप लोग समझते चलिए और चित्र बनाते चलिए और हर एक बात को आप ध्यान में रखिए, ताकि जब हम लेक्चर खत्म करें ना, तब आप लोग कॉपी रफ पेन लेकर बैठिए और पूरा सोच कर लिख डालिए कि सर क्या बोले थे। देखो अब हमने क्या बताया कि भाई प्राथमिक द्वितीय कोशिका 3 स्तरों में विभाजित होती है, एक बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। तो बाह्य स्तर ये कौन सा स्तर है भाई, ये कौन सा स्तर है, बाह्य स्तर है। क्या बाह्य स्तर है, तो बाह्य स्तर। फिर उसके बाद अब ये क्या होता है भाई, अब आता है मध्य स्तर। लेकिन मध्य स्तर 1 से 3 लेयर का होता है। क्या 1 से 3 लेयर का। तो अब 1 से 3 लेयर बनाते हैं हम। क्या होता है 1 से 3 लेयर का 2 लेयर हो गया। अब ये जो है भाई, ये और ये क्या है 3 लेयर। तो ये कौन सा हुआ, मध्य स्तर हुआ ना, ये मध्य स्तर हुआ। मध्य स्तर कितने का हुआ, 1 से 3 लेयर का। फिर उसके बाद आता है क्या, तीसरा टेपिटम। तो टेपिटम क्या होता है भाई, टेपिटम हमारा होता है बीच में। क्या ये जो है, ये बड़ी सी जो कोशिका होती है, ये हमारा टेपिटम है। तो टेपिटम, अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको टेपिटम कहेंगे। क्या टेपिटम कहेंगे, तो टेपिटम कहेंगे। तो अब ये होता है टेपिटम। फिर उसके बाद अब आता है, अब इसमें होता क्या है कि भाई, अब देखो अब इतना लिख लिए ना। अब देखो फिर से बता रहे हैं हम कि परागकोश में क्या पाए जाते हैं, अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है। अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होकर एक प्राप्रसूल कोशिका बनाती है। प्राप्रसूल कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिका बनाती है, एक प्राथमिक द्वितीय कोशिका, दूसरा प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक द्वितीय कोशिका 3 स्तरों में विभाजित होता है, एक बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम स्तर। मध्य स्तर 1 से 3 परतों का होता है। देखो अब ये बाह्य स्तर हुआ और ये तीनों मध्य स्तर हुआ। बीच में क्या पाया जाता है, टेपिटम पाया जाता है। अब बाह्य स्तर क्या होता है, बाह्य स्तर जो होता है इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, मतलब इसकी सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे जो देखो अभी जो बाहर की ओर लेयर है सबसे बाहरी, इसको क्या होता है, बाह्य स्तर का कार्य क्या है, इसको प्रोटेक्ट करता है। और मध्य स्तर का क्या कार्य है, मध्य स्तर मतलब 3 लेयरों का क्या काम है कि मध्य स्तर नष्ट होकर जो परागकण बन रहे हैं उनको क्या पोषण प्रदान करेंगे। पोषण कौन प्रदान करेंगे, मध्य स्तर। जो परागकण यहाँ पर बन रहे हैं उसको मध्य स्तर पोषण प्रदान करेगा। फिर उसके बाद आता है टेपिटम। टेपिटम का कार्य यह है कि वहां पर जो परागकण बने हैं, क्या यहाँ पर जो परागकण बने हैं वो पोषण टेपिटम स्तर से लेंगे। देखो मध्य स्तर का काम है कि जब परागकण बन रहे होंगे तो पोषण किससे लेंगे, मध्य स्तर से। लेकिन अगर जब परागकण बन गया है तो किससे लेंगे, टेपिटम से। देखो ये बात हमेशा कंफ्यूजन में मत रहा करो, ये समझ लो कि बहुत बारीकी सी बात है, बहुत ही ध्यान सुनना तभी समझ में आएगा। हमने क्या बताया कि जब परागकण बन रहे होंगे, क्या जब परागकण बन रहे होंगे तब वो पोषण किससे लेंगे, मध्य स्तर से। लेकिन अगर जब परागकण बन गया हो तो वो पोषण किससे लेंगे, टेपिटम स्तर से। तो वही हमने कहा कि टेपिटम का कार्य यह है कि जो पोषण, टेपिटम का कार्य है कि जहाँ जो परागकण वहां पर बन चुके होंगे वो पोषण अपना टेपिटम स्तर से लेंगे। फिर उसके बाद आता है कि प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका। क्या ये प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका जो होती है, क्या ये प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका जो होती है ये समसूत्रीय विभाजन करके, क्या समसूत्रीय विभाजन करके क्या बनाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। क्या लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है, क्या लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। तो अब ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाई, सॉरी समसूत्री में 2 होता है। तो अब ये क्या है, टेपिटम। देखो अब ये क्या होता है भाई, प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका समसूत्रीय विभाजन करके, अब ये टेपिटम आता है इसमें ये क्या है, ये हमारा क्या है, प्राथमिक
प्राथमिक बीजाणु जनन, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब ये हमारा प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है। अब ये समसूत्री विभाजन करके अब क्या बनाएगा, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगा। क्या? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगा। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगा, तब ये क्या होता है कि जब ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगा तो इसमें क्या होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। क्या? इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। क्या? फिर इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। अब यही क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। जब इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा तो अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप क्या बनता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या? लघु बीजाणु कोशिका बनेगी। अब यही लघु बीजाणु कोशिका को क्या कहेंगे हम, नर युग्मक कहेंगे। क्या? नर युग्मक कहेंगे। अब चाहे इसको हम परागकण कहेंगे। क्या? परागकण कहेंगे, चाहे जो कहेंगे नर में परागकण। तो अब हमने क्या कहा कि भाई देखो एक बार फिर से ध्यान से समझो कि लघु बीजाणु जनन में लिखना क्या है। आपको लघु बीजाणु हेडिंग डालना है, उसके बाद डायग्राम बनाना है, उसके बाद नीचे लिखना है कि परागकोश में अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है। अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होकर एक कोशिका बनाती है जिसे प्राप्रसू कोशिका कहते हैं। प्राप्रसू कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है, एक प्राथमिक द्वितीय कोशिका, दूसरा प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब प्राथमिक द्वितीय कोशिका 3 स्तर बनाता है, एक बाह्य स्तर, एक मध्य स्तर और एक टेपिटम स्तर। अब बाह्य स्तर का कार्य ये है कि भाई बाह्य स्तर जो होता है, अब देखो बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम होंगे। तो बाह्य स्तर का काम जो है इसको प्रोटेक्ट करता है। क्या? इसको प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। मध्य स्तर का काम क्या है कि मध्य स्तर का कार्य यह है कि जो परागकण यहाँ पर बन रहे हैं उसको पोषण प्रदान करता है। टेपिटम का कार्य क्या है? टेपिटम का कार्य यह है कि जो परागकण वहां पर बन गए हैं वो पोषण टेपिटम स्तर से लेंगे। बस इसके बाद लिखना है कि प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका समसूत्रीय विभाजन करके लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। एक कोशिका 2 कोशिका बनाती है, इसीलिए 2 कोशिका से 4 परागकण का निर्माण होता है। तो इस तरह लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन करके ढेर सारे परागकणों का निर्माण होता है। इसी को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। बस अब इसी को चाहे लघु बीजाणु कोशिका कहो या नर युग्मक कहो या परागकण कहो, इतना आपको लिखना है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। आगे चलते हैं। इसके बाद इतना समझ में आया। इसके बाद लिखिएगा। इसके बाद और छोटा सा देखो, एक दो हेडिंग और देख लीजिए, सॉरी 1-2 लाइनें और देखो। जब परागकण पूरी तरह से बन जाएगा, आगे इसको भी लिखना है कि जब परागकण पूरी तरह बन जाएगा, जब परागकण यहाँ पूरी तरह बन जाएगा तो बहुत सारे अगर यहाँ पर परागकण बन गए तब इसका स्फुटन होगा। अब इसका स्फुटन होगा तब जब इसका स्फुटन होगा मतलब ये फट जाएगा। तो फटने के पहले मतलब यहाँ फटने के पहले कुछ बदलाव या चेंजेस जरूर होते हैं। तो भाई अब इसके फटने से पहले कुछ प्रक्रिया होती है तभी तो फटता है ना, तभी तो इसका स्फुटन होगा। अब नहीं तो स्फुटन होगा ही नहीं। अब यहाँ पर कुछ बदलाव होगा तभी तो ये फटेगा ना। तो अब ये बदलाव कैसे मतलब होता है, कैसे इसका स्फुटन होता है, अब उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगले पार्ट में, पार्ट 2 में वो चर्चा करेंगे। बस इतना लिख लीजिए आप लोग, इतना सफिशिएंट है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बात और, आप हमारे
सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखो हमने अभी तक पढ़ाया कि भाई सहायक चक्र किसे कहते हैं, सहायक चक्र कौन कौन से होते हैं और आवश्यक चक्र कौन कौन से होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सहायक चक्र कौन कौन से होते हैं और दूसरा क्वेश्चन है आवश्यक चक्र कौन कौन से होते हैं और तीसरा क्वेश्चन है कि भाई बताओ कि जब पराग कण बन रहे होंगे तब वो पोषण किससे लेंगे। और चौथा क्वेश्चन ये है कि जब पराग कण पूरी तरह बन जाएंगे तब पोषण किससे लेंगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा एक और कि ये बताइएगा, चलो 4 ही क्वेश्चन आप बताइएगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन बाद में देखेंगे। तो अब आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और प्लीज बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अब अगला वीडियो हम आप अगले नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। इसके लिए यहाँ पर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।